हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सार्क के बारे में, यानी दक्षेस। दोस्तों, आपको सवाल देखने को हर साल मिलता है ये पेपर में, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा सार्क के बारे में, दक्षेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से कई सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आपका पहले तो बहुविकल्पीय सवाल तैयार हो जाएगा, फिर इसके बाद जो आपका अति लघु ये तैयार हो जाएगा, लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ये आपका तैयार हो जाएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय ये आपका तैयार हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन तैयार करने से 4 टाइप के सवाल आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप थोड़े से मेहनत में कई सारी जो है प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज की डेट में स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। थोड़ा पढ़िए, कई सारी चीजें फायदा वहां से आपको मिलेगा और आपको पूरा नंबर भी मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ऐसे हर विषय के एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे आप एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिए, उससे कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, और ऐसे से धीरे धीरे करते करते कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा वो आपके बोर्ड पेपर में 100% आने की पूरी संभावना रहेगी, और उन्हीं क्वेश्चन को टच करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। या फिर पूछेगा सार्क या दक्षेस का उद्देश्य क्या है, ये सवाल देखने को मिलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि कोई भी अगर संगठन स्थापित होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन चीज वही होता है, ठीक है। तो उद्देश्य पे हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन सार्क क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कहीं सार्क मछली की बात तो हो रही है? नहीं, सार्क मछली की बात नहीं हो रही भैया, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सार्क का। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सार्क, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो है SAARC के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम पहले देख लेते हैं। तो पूरा नाम है इसका, एस से हो जाएगा साउथ, ए से हो जाएगा एशियन, और दूसरे ए से हो जाएगा एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। यानी इसका पूरा नाम हिंदी में हो जाएगा दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब दोस्तों एक नंबर आपका यहाँ पे तैयार हो गया। अगर दक्षेस का सार्क का पूरा नाम पूछ लेगा तो आप लिखेंगे, चाहे हिंदी में लिख दीजिए, अगर आपको इंग्लिश में आ रहा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, अगर आपको इंग्लिश में आ रहा है तो लिख दीजिए, नहीं तो हिंदी में लिखिए दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। यहां से भी एक नंबर का सवाल बन जाएगा कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका मुख्यालय कहां पे है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और काठमांडू में जो है इसका मुख्यालय है सार्क का। बात करते हैं वहीं देश में, तो देश कितने हैं? 8 देश इसमें हैं, और जो 8वां देश है वो अफगानिस्तान है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा अफगानिस्तान या फिर 8वां देश कौन सा है, कब शामिल हुआ। तो जवाब होगा यहाँ पे अफगानिस्तान यहाँ पे जो है शामिल हुआ 2007 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैपिंग के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि जो है आप अच्छे से इसको प्रेजेंट कर पाए। अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया, ठीक है, तो आप छोटा सा डायग्राम जो मैपिंग है आप बना देंगे, तो इसी मैपिंग में ही आपको एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा जो दक्षेस है यानी सार्क है वो पूरा मैपिंग के माध्यम से समझा दिया है। तो 1 नंबर आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये पाकिस्तान हो गया, इसके बगल में यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, और ये भारत यहाँ पे है ही है, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पे नेपाल, और ये भूटान, इधर बांग्लादेश। नीचे जो है आपको यहाँ पे 2 देश देखने को मिलेंगे जो जलीय देश है, एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 8 देश हैं जो सार्क में शामिल हैं। मैपिंग दोस्तों जरूर करिएगा ताकि जो है आपको पूरा नंबर वहां पे मिल जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे सार्क का उद्देश्य क्या है। जब कोई भी संगठन बनता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और उन उद्देश्यों को मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं, और इस 6 पॉइंट को आप आराम से पहले से एक साथ नोट कर लीजिए, या तो डायग्राम बना लीजिए। आप इस प्रकार से कोई एक डायग्राम भी इसका बना सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपको
वहां पे कोई दिक्कत बाद में ना हो। 6 पॉइंट डायग्राम बना सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आप लिखेंगे। अब देखिए सिंपल सी बात यह कि इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे। जब कोई एग्जामिनर चेक करता है कॉपी तो सबसे मेन पॉइंट उसका हेडिंग होता है। जो आप हेडिंग लिखे हैं वो हेडिंग पहले चेक करता है एग्जामिनर, इसके बाद जो है आप उसमें क्या लिखे हैं वो थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ेगा, फिर उसके बाद चेक हो जाती है। अब सवाल है कि इसमें सही तरीके से क्या लिखा जाए। देखिए सबसे पहली बात यह होती है कि जो भी देश इसमें शामिल होते हैं वो देश में समाज के लोग रहते हैं। ठीक है, कौन रहते हैं? समाज के लोग रहते हैं। तो समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करना होता है। तो इस पॉइंट में जो सामाजिक उद्देश्य है उसमें हम क्या लिखेंगे? तो यहां पे लिखेंगे किसी भी देश में जो सामाजिक लोग होते हैं उन समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक देश दूसरे देश से जुड़े होते हैं और जो भी संसाधन है उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इसमें आप 2-4 लाइन अपना आराम से बना के भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे देखिए आर्थिक उद्देश्य लिखा हुआ है। आर्थिक उद्देश्य में यहाँ पे इसका मतलब ये धन की बात हो रही है। देखिए सिंपल सी बात ये है जो हमारे देश में या किसी भी देश में जो समाज के लोग रहते हैं, यानी जो लोग रहते हैं वो समाज में रहते हैं और उनकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसीलिए एक देश दूसरे देश पर डिपेंड होते हैं क्योंकि सभी संसाधन एक देश में नहीं मिलते हैं। इसीलिए हर देश एक दूसरे देश से कुछ ना कुछ आयात निर्यात करते रहते हैं जिससे उनके जो लोग होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे यानी अर्थ में यहाँ पे आर्थिक जो शब्द है इसमें ध्यान से देखिए तो अर्थ छुपा हुआ है और अर्थ का मतलब होता है धन। यानी अगर पैसा होगा तो मानव विकास करेगा। सिंपल सी बात यह है आज के डेट में पैसे की बोलबाला है भैया। अगर पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों अगर कोई भी इंसान ये सोचता है कि मेरे पास पैसा ना हो तो मेरी जीवन यापन हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपके पास आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन होना चाहिए, यानी पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक उद्देश्य देखिए जब कोई देश दूसरे देश से अटैच होते हैं, मैत्री संबंध होता है, मित्र का संबंध होता है, तो एक देश की संस्कृति दूसरे देश में जाती है और वहां की संस्कृति दूसरे देश में आती है। जैसे वेस्टर्न कल्चर देखा जाए भारत में इस प्रकार से जो है पूरी गांव से लेकर शहर में फैला हुआ है, तो उसी प्रकार से एक देश के दूसरे देश की जो संस्कृति होती है वो एक दूसरे देश में जो है एक तरह से स्थानांतरण होती रहती है। तो यहाँ पे भी एक तरह से इसका उद्देश्य यहाँ पे आप लिख सकते हैं। राजनीतिक उद्देश्य की दोस्तों अगर बात करें तो राजनीतिक उद्देश्य में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक देश ये है, कोई एक देश ये है। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक राजनेता दूसरे राजनेता से जब संबंध स्थापित करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके नेता और इनके नेता जो आपस में मिलते हैं तो मैत्रीपूर्ण संबंध होता है और जब मैत्रीपूर्ण संबंध होगा तो वो देश दूसरे देश का मदद करेगा। अगर दुश्मन होंगे तो मदद नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए भारत पाकिस्तान, भारत चीन, है ना, तो ये एक तरह से जो है हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राजनीतिक जितना संबंध अच्छा होगा उतना ही ज्यादा उन देशों का भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद तकनीकी उद्देश्य देखिए तकनीकी उद्देश्य सभी टेक्नोलॉजी एक ही देश में जो है विकसित नहीं होती है, इसीलिए हर एक देश दूसरे देश पे निर्भर होता है, वहां की टेक्नोलॉजी लेकर अपना जो है अपना विकास करता है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो दूसरे देश पे डिपेंड होते हैं, उनकी तकनीकी लेकर अपना जो है विकास करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तकनीकी विकास के लिए जो है कोई देश दूसरे देश से अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद तो पर्यावरण संबंधी देखिए सिंपल सी बात यह है कि कोई एक देश अकेला पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, बहुत सारे देश होते हैं, उनमें सभी देशों की भागीदारी होती है। तो अगर विश्व लेवल पर देखा जाए तो पृथ्वी को पर्यावरण से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रदूषण होने से बचाना है, पृथ्वी को संरक्षण से संरक्षण करना है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सभी देश मिलकर काम करेंगे तभी संरक्षण हो सकता है, क्योंकि एकता में शक्ति होती है और सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक देश चाहे कि हम अकेले कर ले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे देश तो प्रदूषण कर रहे हैं। इसलिए इसका मतलब दोस्तों ये है कि सबको आगे आना पड़ेगा और सब मिलकर काम करेंगे तो इसको जो है जल्दी से जल्दी इसका जो है निपटारा प्रदूषण से निपटारा हो सकता है या प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
ठीक है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको आप अपने शब्दों में भी ले सकते हैं और कोशिश करिए कि किसी चीज को याद करने की तो अपने शब्दों में बयां करिए, तो ज्यादा आपको आसान रहेगा। एक दो लाइन आप पहले किताब से पढ़ लीजिए, ठीक है, आप नोट से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है आपको अपने शब्दों में इसको बयां करनी है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम और बनाया है, आप इस डायग्राम को ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप इस डायग्राम को ऐसे लिखिए, चाहे आप जो है ऐसे लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे भी लिखा है मैंने, और इसे आप आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम बनाने से कई सारे फायदे होते हैं। तो दोस्तों ये सार के बारे में मैंने बताया है, यहाँ से जो बेसिक सवाल हैं वो बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। तो आज के इस वीडियो में 10 नंबर का मैंने आपको सवाल बताया है, और अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो 100% गारंटी दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का, 2 नंबर का सवाल से लेकर 10 नंबर तक सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।